हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ मिथिलेश। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट काउज। और आज हम लोग बात करेंगे आज के मैच के बारे में भी, लेकिन उससे पहले कल के मैच के बारे में हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर मुंबई कहाँ पर लूज़ पर गई, जिसके कारण उनको कम से कम 20 रन का हार का सामना करना पड़ा। तो इसके बारे में आपको 2 मिनट का जो कल का मैच का जो भी प्रीव्यू मतलब बताएंगे सर हमारे एनके भैया जी, क्रिकेट एक्सपर्ट। बताइए एनके जी। बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया आप लोगों का, प्रणाम। और आप लोगों का प्यार भी मिला हुआ है दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। और कल के मैच के बारे में बस यही कहना चाहूँगा मिथिलेश कि कल मुंबई से गलती कहाँ पर हुई और चेन्नई कहाँ पर टॉप पड़ गया, बस यही बात होनी चाहिए। जरा सा लूज पड़े हैं तो उसके बाद टॉप पर वो कैसे आए। मैं बता रहा हूँ कि आपको कि टॉप ऑर्डर को जिस तरह से उन्होंने धराशायी कर दिया, वो गलती से जिस तरह से डुप्लेसी बाहर की बॉल को स्लाइड करना चाह रहे थे, फिर उसके बाद आप देखें मोइन अली ऑन दी अप खेलना चाह रहे थे बिल्कुल, लेकिन साइड फील्डर के हाथ में चली गई। पिच को लेकर के स्लोनेस थी, जिसके कारण ही एमएसडी ने पहले ही जज कर लिया था कि ये पिच स्लो होती चली जाएगी, इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटी है पहले बैट। हालांकि हम कोई और भी कैप्टन होते तो वो टॉस जीत करके पहले बॉलिंग ही लेते, लेकिन एमएसडी थे तो उन्होंने पिच को अच्छे से परख लिया था कि बिल्कुल ही टॉस जीत करके बैटिंग करेंगे, क्योंकि पिच स्लो होते चले जाएगा। और पिच स्लो होती चली ही गई गेम के हिसाब से। मुंबई कहाँ चूक कर गई? मुंबई चूक कर गई कि उन्होंने जितना बेहतरीन परफॉर्मेंस पहले 10 ओवर में किया बॉलिंग से, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को यहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए। मुंबई लूज पड़ नहीं गई, ऋतुराज गायकवाड़ आउटस्टैंडिंग खेल गए उन्होंने। आप देखे होंगे बुमराह को स्टेप आउट कर रहे थे, वो चार्जेस ले रहे थे बुमराह पर। बुमराह पावर प्ले खत्म होने के बाद वो आए हैं बॉलिंग लाइनअप पे, लेकिन आप देखे होंगे पावर प्ले खत्म होने के बाद पहले ही ओवर से ऋतुराज गायकवाड़ 3-4 विकेटें गिरने के बाद वो स्टेप आउट कर रहे थे। आप देख रहे होंगे स्टेप आउट कर रहे थे, वो बुमराह जैसे लीड बॉलर पर हावी होना चाह रहे थे, और वही स्ट्रेटेजी उनकी थी जिस कारण से उनकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल भी हुई। 10-11 ओवर तक जो मुंबई टॉप पर बनी हुई थी, और कुणाल पांड्या के जो 12वें ओवर से जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, आप देखे होंगे कि आगे निकलकर जिस समय से 6 लगाया गायकवाड़ ने बॉलर के सामने के ऊपर से, सर के ऊपर से, उसके बाद से वो जो गेम का मोमेंटम शिफ्ट हुआ, वहाँ से फिर वो मोमेंटम लौट करके फिर कभी शिफ्ट हो ही नहीं पाया मुंबई के पास। वो मोमेंटम उनके पास ही रह गया, चेन्नई के पास ही रह गया, सीएसके के पास ही रह गया। लेकिन एनके भैया आप तो पिछली वीडियो में बोल रहे थे कि मुंबई एक पहाड़ टीम है। जी, वो रिकॉर्ड बता ही रहा है, और खुद आप चेन्नई के सपोर्टर से अगर किसी से पूछ लेंगे तो वो भी बता देंगे। बल्कि ऑफकोर्स कल आप भी इसमें एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ वो एक तगड़ी टीम है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि रोहित शर्मा कल खेले नहीं, उसके बाद फिर आपके हार्दिक पांड्या भी नहीं खेले। वो दोनों रनर्स हो सकता था इनको चेस करने में काफ़ी मदद मिलती। आज अकेले पड़ गए थे लोअर मिडिल ऑर्डर में किरण पोलार्ड ऑफकोर्स। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट डायरेक्ट देना होगा आपको सीएसके को, डायरेक्ट सीएसके को क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने गेम को पहले बनाया और फिर गेम को जीता भी, और बहुत बड़े मार्जिन से 20 रन से जीत गए। वो कोई फाइट ही नहीं हुई, इसमें कोई फाइट नहीं हुई। जिस तरह से आपने शुरू में फाफ को, मोइन अली को, रायना को, सबको भेज दिया, और फिर ऑफकोर्स राइडू को भी इंजर्ड हो गए, फिर वो बाहर चले गए, और वहाँ से ऋतुराज गायकवाड़। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि सौरभ तिवारी क्रीज पर जमे हुए हैं। सौरभ तिवारी और गायकवाड़ में यही तो अंतर हो गया ना। गायकवाड़ ने पॉजिटिव इंटेंट के साथ विकेटें गिरने के बाद भी खेलते रह गए, लेकिन चेज करने के टाइम में उन्होंने सोचा सौरभ तिवारी ने कि गेम को मैं पकड़ कर खेलूंगा, एक लड़के को तो गेम को पकड़ के खेलना ही खेलना है, अंबाती रायडू। लेकिन सौरभ तिवारी को ये चांस मिल ही नहीं पाया कि वो सीएसके के लिए, सॉरी मुंबई के लिए, कि वो वहाँ पर मोमेंटम हासिल ही नहीं कर पाए। वो मोमेंटम, और वो कभी बहुत बड़े फ्ली फ्लोइंग हिटर नहीं रहे हैं। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि उनकी इसी तरह की पारियाँ रहती है, 30 बॉल 40 रन, 40 बॉल 50 रन, इस तरह की। कल की पारी उनकी ठीक थी, क्योंकि अगर कोई रहता पिंच हिटर, अगर कोई ठीक जाते विकेट पर तो गेम को वहाँ से लेकर के निकल जाते। ऑल ओवर बस यही बोलना चाहूँगा कि गायकवाड़ की आउटस्टैंडिंग बैटिंग, सीएसके की जो तगड़ी बॉलिंग लाइनअप, आपको ब्रावो, और इन्होंने जो दीपक चाहर ने जो बॉलिंग की है, स्विंग कराया है शुरू में दीपक चाहर ने, ब्रावो और दीपक चाहर की इतनी बेहतरीन बॉलिंग, और उसमें ये विक्ट्री उनको इसीलिए हासिल हुई। और मोइन अली ने भी अपना बहुत अच्छी बॉलिंग कल की है, 3 ओवर में 16-17 रन शायद दिए हुए हैं, और बहुत अच्छी टीम परफॉर्मेंस है ये मिथिलेश, जिनको कि बूस्टर करने का काम ऋतुराज गायकवाड़ ने किया, और फिर बाद में टीम फर्स्ट इनिंग के बाद बूस्ट हो गई। जो ऋतुराज गायकवाड़ ने इतनी आउटस्टैंडिंग पारी, वो जो लास्ट बॉल का जो मोमेंटम आप देखें ना, कितना बढ़िया पिकअप शॉट, वो बैट के जो पैडल स्वीप मारा है, पिकअप शॉट है वो
बुमराह को कल उन्होंने बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेली है और इसको लेकर के ही उनकी टीम के पास वो मोमेंटम आया है। हाँ। तो इस मोमेंटम के कारण वो चेन्नई जो फील्डिंग करने आई वो पॉजिटिव थी कि यस मैं गेम में हूँ, और फिर गेम में आराम से वो जीत भी गए। यही चीज़ है। मुझे एक चीज़ और लगा कल धोनी भाई के जो कप्तानी में उनकी रोटेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है। देखें ना, उनके पास बॉलिंग की बहुत अच्छी तगड़ी टीम है बॉलिंग की। आप जडेजा से एक ही ओवर करवाया उन्होंने कल। जडेजा कल एक ही ओवर फेंके उन्होंने, उनके मैन हथियार जो जडेजा हैं वो एक ही ओवर, क्योंकि पिच में स्लोनेस थी। मोइन अली की बॉल ज़्यादा टर्न कर रही थी। ब्रेवो के पास वेरिएशन है, पहले से पिच स्लो ही थी और इनके ऊपर से वेरिएशन, तो उसमें मुश्किल हो गई। दीपक चाहर ने शुरू में ही काम कर दिया अपना स्विंग बॉलिंग से। तो ये सब मिला जुला करके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। सीएसके अभी टॉप पर आ गई है और वो टॉप की टीम थी भी और टॉप पर है ही। सीएसके के बहुत बड़े फैंस, बहुत सारे फैंस अब हर जगह आपको मिल जाएंगे। मैं खुद हूँ जी, आप मिथिलेश, हमारे मिथिलेश भी ऑब्वियसली हैं ही, और एमएसडी का तो बहुत बड़ा प्रशंसक मैं भी रह ही चुका हूँ ही, और बहुत देश के इतने बड़े लेजेंड हैं और खुशी भी हुई है। बहुत अच्छी खेली सीएसके ऑल ओवर। चलिए, कल की मैच की बात तो हम लोग हो गई, ठीक है। अब आज के मैच के बारे में हम लोग आज के मैच के बारे में बस, आज केकेआर और आरसीबी की बहुत तगड़ी मैच होने वाली है, बहुत तगड़ी। कल से ज़्यादा आपको मैच में इंटेंसिटी जोश आज देखने को मिलेगा, क्योंकि आरसीबी के पास अब जब से ये घोषणा उन्होंने कर दिया इवनिंग में कि ये मेरी लास्ट कैप्टनसी है, तो जितने भी उनके लड़के हैं उनको बिल्कुल ही बूस्टअप परफॉर्मेंस, और आप देखेंगे कि एबी डिविलियर्स भी बूस्टअप परफॉर्मेंस के साथ रहेंगे, खुद कोहली भी, पूरी टीम मैन। और इस बार अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है आरसीबी की। 7 मैच में 5 मैच जीते हैं, और इसके अगेंस्ट में केकेआर 7 मैच में 5 मैच हारी है। वो पॉइंट टेबल में तो बॉटम लो पे चल रही है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से केकेआर के पास प्रेशर है कि हमको वापस आना है। हो सकता है कि ये फेज़ 2 उनके लिए कुछ लकी साबित हो जाए। फेज़ 1 एक ब्रेक चाहिए था, हो सकता है उनको एक ब्रेक फॉर्चुनेटली कोविड-19 पैंडेमिक में उनको मिल गया। तो हो सकता है कि केकेआर यहाँ से वापसी कर ले। ऐसी बातें नहीं है, वो कर सकते हैं। केकेआर दो बार चैंपियन भी हैं 12 और 14 में। तो केकेआर बहुत तगड़ा मैच अबू धाबी में मैच होने वाला है, और अबू धाबी की कंडीशन ये है कि वो कोई हाई स्कोरिंग पिच नहीं है कभी भी। अबू धाबी का एवरेज स्कोर 150 के आसपास ही रहा है सब दिन से। इधर 1.5 साल पहले से देख रहा हूँ कि वहाँ पर 165-70 की एवरेज रहती है, लेकिन कभी भी वो बहुत बड़ी हाई स्कोरिंग ग्राउंड वो नहीं रही है। पिच वहाँ की स्लोनेस, नेचर जो रहती है बॉलर के वेरिएशन पर डिपेंड करती है। वेरिएशन जिस बॉलर को होंगी वो वहाँ पर काम करेंगे ही करेंगे। इसीलिए आप वैरायटी में देखेंगे कि इनके पास युजवेंद्र चहल हैं। इन्होंने कॉल किया वदीनू हसरंगा, जो श्रीलंका की अभी T20 में नंबर 1 बॉलर है, हसरंगा भी आ रहे हैं। तो इनके पास 2 लेग स्पिनर हो जाएंगे, चहल, हसरंगा हो जाएंगे। हर्षल पटेल और फॉर्म में हैं ही, आप देख ही रहे थे कितना अच्छा। वो जो फर्स्ट फेज अभी आपका 2021 के आईपीएल का जो फर्स्ट फेज था, उसमें आप देखे होंगे कि हर्षल पटेल की गेंदबाजी के कारण वो आरसीबी टॉप पर आ गई थी पॉइंट टेबल पर। तो हर्षल पटेल पर भी बहुत फोकस करके रखना होगा केकेआर को ऑब्वियसली, और 2 लेग स्पिनर्स भी हैं। तो इस सब चीज़ों को, और आपके पास देवदत्त पडिक्कल तो बैट्समैनशिप में है ही, और कुछ प्लेयर्स इनके एडम जंपा वगैरह, डेनियल क्रिस्टियन वगैरह रिलीज़ भी शायद किए हैं। डेनियल सैम्स बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, वो शायद रहेंगे नहीं। और हमारे प्लेइंग 11 में बस वही आपके आ जाएंगे। ओपन में देवदत्त पडिक्कल आ जाएंगे, विराट कोहली आ जाएंगे, उसके बाद फिर विराट कोहली देवदत्त पडिक्कल के साथ ओपन आते ही है ना, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में भी बहुत तगड़ी टीम है इनकी भी। जिस तरह से एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल आते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी अगर खड़ा रह जाएंगे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आप जिस तरह से देख रहे होंगे कि तो गेम को लेकर के बस यही है कि आप जो भी टीम टॉस जीतेगी, तो मुझे लग रहा है कि पिच की बेनिफिट को लेकर के हो सकता है कि जिस तरह से दुबई का नेचर था उसी तरह से इसकी भी नेचर हो। और पिच को लेकर के यही है कि टॉस जीत करके शायद बैटिंग करेगा, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों टीमों का लगभग ही रहा है 48-52% का वहाँ पर रेशियो रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर विराट कोहली टॉस जीतते हैं या मॉर्गन, तो बैटिंग ही लेंगे लेना चाहिए, बैटिंग लेना चाहिए, क्योंकि वो कंडीशन का कुछ पता नहीं है, पिच का नेचर स्लो रहेगा। और 2 स्पिनर्स हो जाएंगे आरसीबी के पास, तो वो, और उधर भी 2 स्पिनर्स, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, 2 स्पिनर उधर भी, 2 स्पिनर इधर भी, और दोनों के दोनों, ये चारों स्पिनर्स पर ही सारा कंसंट्रेशन रहेगा आज के मैच का। देखना रहेगा कि प्लेइंग 11 क्या प्लेइंग 11 में वही रजत पाटीदार भी हैं उनके। जैसे ही तुरंत विकेटें अगर गिरती हैं, अगर तुरंत विकेट गिर जाती हैं, जैसे कि आरसीबी की विकेटें 2-4 ओवर के अंदर गिर गई, तो रजत पाटीदार आएंगे।
थोड़ा सा लेट गिरती है तो फिर मैक्सवेल डिविलियर्स डायरेक्ट 3 नंबर 4 नंबर पर आएंगे। लेकिन अगर तुरंत क्विक विकेट गिरती है तो मैक्सवेल और डिविलियर्स को बैकअप के तौर पर रखने के लिए, लेकिन मैक्सवेल का लय इतना अच्छा है कि हो सकता है कि मैं भी वो 3 नंबर पर भी आए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर जल्दी विकेटें गिरती है तो रजत पाटीदार 3 नंबर पर आना चाहिए और 4 और 5 पर फिर मैक्सवेल और डिविलियर्स रहेंगे ही रहेंगे। और उसके बाद फिर शहबाज अहमद हैं इनके, फिर कायल जेमिसन, एक न्यूजीलैंड के इतने बड़े ऑलराउंडर हैं, इतने हैवी अमाउंट में उनको चुना गया है टीम में। आज रसल कायल जेमिसन, हाँ रसल तो खेलेंगे ही, रसल पावर, सुनील नारायण, ऑल आर बैक नाउ। हो सकता है सुनील बहुत नारायण ना तगड़ी खेलें, लेकिन रसल तो खेलेंगे। नहीं वो टीम में अवेलेबल सुनील नारायण भी हैं अभी। और हो सकता है कि बहुत ही टॉस जीत करके दोनों टीम का पहला मोटिव रहेगा बैटिंग करने का। जैसे दोनों के पास स्पिनर्स हैं तो दोनों टीमों का पहला मोटिव रहेगा टॉस जीत करके बैटिंग करने का। होना भी चाहिए और होना चाहिए, इसलिए कि पिच का नेचर कल देखा कि दुबई में स्लो है और अबू धाबी में भी लगभग वैसा ही बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड टू बी गेटिंग स्लो एंड स्लो। और बहुत ही तगड़ा मैच मैं आपको बता रहा हूँ मिथिलेश। और सर भैया ये बताइए कि ये जो आप देवदत्त पाडिक्कल जी हैं, जी ठीक है जी, उनको उनके बैटिंग को लेके स्पेशली मुझे काफ़ी पसंद है। वो फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है ना वो। थोड़ी सी मैच्योरिटी आएगी, आप देखेंगे कि बहुत टीम इंडिया में भी उनकी बेहतरीन जगह बनेगी, टॉप के प्लेयर रहेंगे। लंबाई है, पुल मारते हैं, कट मारते हैं, बहुत अच्छी पारी खेली। मैं सोच रहा था कि आज अपने वीडियो में देवदत्त पाडिक्कल के बारे में कुछ हम लोग देवदत्त पाडिक्कल को आप देखे होंगे कि वो फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है। वो कट और हुक दोनों इनका बहुत अच्छा है और लॉफ्ट भी कर लेते हैं। पावर प्ले में पूरा फ़ायदा उठाना जानते हैं। जरा सा पेशेंस की ज़रूरत है। पिछले सीजन में भी एक गेम में लय हासिल किए हुए थे उन्होंने और फिर उसके बाद विकेट थ्रो आउट कर दिया। विकेट थ्रो करने से बचना होगा इनको। अगला टीम तो किसी भी खिलाड़ी के लिए अपना अपना एक प्लान है, सबके लिए है, लेकिन इनको अपना विकेट बचा कर रखना होगा। इसलिए बचा कर रखना होगा क्योंकि आप विकेट गिव अप नहीं करें। यंग प्लेयर हैं, यंगस्टर्स हैं, को ये समझना होगा कि विकेट गिव अप नहीं करे कभी भी। यहाँ पर आपकी 200-250 वाली स्कोरिंग ग्राउंड्स जल्दी नहीं होने वाले हैं। मैक्सवेल के लिए दुबई सूट किया है। सबको पता है कि पहला एडिशन जो पहली बार जो दुबई में हुआ था तो उस समय मैक्सवेल का कितना बड़ा धमाका था, सबको पता है। और मैक्सवेल अभी फॉर्म में भी हैं और उतनी ही तगड़ी टीम आपकी केकेआर की भी हो जाएगी। और शुभमन गिल, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी बहुत बढ़िया लय में है। जॉन मॉर्गन आते हैं मिडिल ऑर्डर में सब कुछ संभालने के लिए और दिनेश कार्तिक भी, ये दोनों हैं। टॉप ऑर्डर में तो शुभमन गिल है। मैं बता रहा हूँ कि दिनेश कार्तिक और जॉन मॉर्गन मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। और वो तो सुनील नारायण को सब दिन रोटेशन के हिसाब से ही खिलाते हैं। कभी 3 नंबर पर खिलाएंगे और पीछे भी खिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस रहेंगे बेहतर त्रिपाठी अगर 3 नंबर पर नहीं खेलेंगे तो 3 नंबर पर नारायण को भी प्रमोट किया जा सकता है। और आंद्रे रसेल पीछे से हैं ही इनके इतने बड़े बिग हिटर। लॉकी फर्गूसन की गति तो सब जान ही रहे हैं कि कितनी तेज गति वो डालते हैं। ही नहीं, उनको कुछ अलग तरीके से, अलग अंदाज से, अलग नहीं। आप देखे होंगे कि आरसीबी के साथ जब भी गेम होती है तो आरसीबी को जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो गेम्स हारनी पड़ती थी बेंगलुरु में, तो वो इसलिए हारनी पड़ती थी क्योंकि वहाँ पर वो अपने होम ग्राउंड, छोटे ग्राउंड होने के कारण बड़े सिक्स लगाते थे, बड़े सिक्स लगाते थे कि ये हमारे आंद्रे रसेल 17 बॉल 18 बॉल पर 53 रन 52 रन, इस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेल करके आरसीबी को बहुत दर्द दिया हुआ है। मुझे बहुत दर्द दिया हुआ है मिथिलेश, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। और बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है दोनों टीम के बीच में। बहुत ही बेहतरीन टीम है दोनों की टीम में। वरुण चक्रवर्ती और प्रादेश कृष्णा इंडियन बॉलर्स के साथ हैं ही, उधर से रसेल भी होंगे और सुनील नारायण भी होंगे, लॉकी फर्ग्यूसन होंगे। बहुत तगड़ी टीम है, बैलेंस टीम है। और पैट कमिंस है नहीं, विराट कोहली को जी, पैट कमिंस के जगह पर इनको टीम सऊदी को उनके द्वारा लिया गया है। लेकिन हो सकता है कि पहले गेम में किसको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, लेकिन 4 ही फॉरनर्स को खिला सकते हैं आप। तो 4 फॉरनर्स में आप देखेंगे कि एक आपके तो हो जाएंगे सुनील नारायण और आंद्रे रसेल तो फिक्स हैं ही। ये दोनों तो फिक्स रहते ही रहते हैं। लॉकी फर्गूसन की तेज गति को लेकर के आप उसको खिलाएंगे और मॉर्गन तो कैप्टन है ही तो है। तो ये टीम रहेगी और ये चारों फॉरनर्स रहेंगे शायद। लॉकी फर्गूसन और टीम सऊदी में से अगर किसी को, दोनों न्यूजीलैंडर्स हैं, ब्लैक कैप्स हैं, लेकिन दोनों में से मेरे ख्याल से पहले मैच में फर्गूसन को ही चांस देंगे क्योंकि गति के कारण और वो उनका परफॉर्मेंस रहा था फर्स्ट एडिशन में ठीक ठाक एडिशन में नहीं था, पिछले साल था ना। और यही बात है, मैं बता देना चाहता हूँ बहुत तगड़ी मैच होने वाली है दोस्तों। 7 बजे टॉस हो जाएंगी और 7:30 बजे से गेम भी चालू हो जाएगी। और आप देखेंगे कि
बहुत ही तगड़ा मैच। आरसीबी के जितने भी भावुक हो चुके हैं फैंस आज टीवी स्क्रीन पर बैठ कर देखेंगे। दोस्तों मजा लीजिएगा। एक तरह से अगर बोला जाए तो विराट कोहली के पास लास्ट मौका है। विराट कोहली के पास लास्ट मौका है खुद को साबित, और हर कोई हर इंडियन भी ये चाहता होगा, अभी उनका फैन हो या ना हो। जो उनके फैन होंगे उनका तो खैर जो हाल है वो तो मैं जान ही रहा हूँ, लेकिन जो उनके फैन नहीं भी हैं वो भी उनको एक सैल्यूट देना चाहते हैं कि वो कम से कम एक आईपीएल का टैग उनको भी लग जाए भाई। और अभी तक है भी वो टॉप 3 में वो उनकी टीम। और आप देखेंगे कि आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, मोमेंटम हासिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैच आज का। आज मोमेंटम खो देंगे तो आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आरसीबी को चाहिए फोकस करके खेलना है। डेविड पडिक्कल को बहुत अच्छा स्टार्ट देना होगा। और विराट कोहली अब जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि वो सिर्फ बैटिंग पर फोकस करेंगे, उनका फोकस तो रहेगा ही। डिविलियर्स मैक्सवेल आएंगे ही आएंगे, इनके पास स्पिनर्स भी हैं, बहुत अच्छी टीम है इनके पास। हर्षल पटेल अच्छी लय में है, और उधर से आप देख रहे हैं कि आंद्रे रसेल बिल्कुल भूखे हैं, काफ़ी दिन से उन्होंने भी रन नहीं बनाया है। और आप देखेंगे मिथिलेश, बिल्कुल क्रिकेट फैन से बताऊंगा कि आज का मैच बहुत तगड़ा होने वाला है। जुड़े रहिएगा, क्रिकेट पूरी देखिएगा। एक चीज़ और, बहुत मज़ा आएगा। एक चीज़ और, मैं हमेशा से सीएसके का फ़ैन रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि आरसीबी आज का मैच जीते। आज हर इंडियन चाहता है, आज हर इंडियन चाहता है। मैं बता दिया आपको, पहले भी बोल चुका हूँ कि उनका फ़ैन हो या ना हो, लेकिन जो उन्होंने कल इमोशनल वाला पोस्ट किया, इतने बड़े लेजेंड हैं वो। ठीक है, क्रिकेट में बाहर जीते, दिल्ली डेयरडेविल्स भी कभी नहीं जीती है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि बहुत तगड़ा मैच होने वाला है और आरसीबी निश्चित तौर पर मेरा भरोसा है कि आरसीबी जीतेगी। यस, कम ऑन आरसीबी। तो दोस्तों, आपने सुना इनसे आज के मैच के बारे में, आपको बताए प्रोजेक्टेड स्कोर भी इन्होंने बताया कि 160 170 आप कर लें, अच्छी बॉलिंग कर लें, आप गेम में हैं बने हुए। ये नहीं है 200 होनी चाहिए, 190 होनी चाहिए, हाई स्कोरिंग गेम नहीं, ऐसी बातें नहीं है। पिच की स्लोनेस को लेकर के बात मैं कर ही चुका हूँ। तो ये फर्स्ट टीम बैटिंग टीम अगर कोई भी हो, अगर ये बेंगलुरु बनाती है या केकेआर अगर पहले बैटिंग करके 160 165 कर लेती है, तो उनके भी बहुत बेहतरीन चांसेस रहेंगे। बैटिंग अच्छी करनी होगी वहाँ पर, बैटिंग इतनी इजी नहीं है, बैटिंग अच्छी करनी होगी। कंडीशंस बहुत हॉट एंड ह्यूमिड है, मैं बता रहा हूँ। दुबई में अभी फ़िलहाल बहुत गर्मी पड़ती है। इवनिंग मैचेस में तो कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन जिस दिन 2 मैच होंगे उस दिन आप देखेंगे बहुत गर्मी पड़ती है अभी दुबई में। दोस्तों आप ज़रूर देखिए, और बस बाकी मिथिलेश बता ही रहे हैं आपको। बाकी तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और बेल आइकन भी दबाइएगा। दोस्तों कल बहुत प्यार मिला था आप लोगों का, कल हम लोगों ने चैनल स्टार्ट ही किया है, और आप ही लोगों के भरोसे स्टार्ट किया है कि आप लोग प्यार देंगे और हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा नाम देंगे आप लोग। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हमें भी लाइक करेंगे। दोस्तों गलती माफ़ करेंगे और हमें अपना प्यार देंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है। हम लोग अभी नए नए जुड़े हैं यूट्यूब से, और हम लोग चाहते हैं कि कुछ आप लोगों को क्रिकेट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कुछ बताया जाए, काफ़ी कुछ बताया जाएगा इस वीडियो के चैनल के माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाय।